हेलो। हाँ भैया। हाँ हाँ, माइक हाँ अनम्यूट भैया करके हाँ। फटाफट से बोलते रहना है, ठीक है, बात ताकि करिए। फालतू का समय हम्म, अपना वेस्ट ना हो। अच्छा, तो आज सबसे पहले हम लोग जो है थोड़ा सा ऑटोमेशन का यूज करते हैं आज, ठीक है। मतलब मैनुअली तो चीज़ें हम लोग करेंगे ही करेंगे। मैनुअली जो था मैंने आपको बताया, कुछ बेसिक्स हमने उसके सीखे थे अभी तक। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज करते हैं गियर को, थोड़ा सा दूसरे डायरेक्शन में ले जाते हैं। देखिए, पहले मैनुअली चीज़ों को सीखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप लोग पहले समझिए कि पहले आपको गाड़ी चलाने आएगा, तभी तो बाद में जा कर के आप उसको ऑटो मोड में गियर शिफ्ट करवा सकते हैं। तभी तो आपको हम्म। समझ में आएगा ना कि हाँ, गियर जो है ऑटोमेटिक मोड में सही से शिफ्ट हुआ है कि नहीं, या फिर कहीं गलत तो शिफ्ट नहीं हो गया, ताकि अगर सिस्टम कुछ गलती करता है तो आप उसमें आइडेंटिफिकेशन कर सके। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ भैया। हाँ भैया। तो क्रॉस आज चेक हम करिए। सबसे पहले किसी वर्डप्रेस वेबसाइट को टारगेट करना सीखेंगे। देखिए, अभी जो बाकी वेबसाइट्स को मैं अभी इसलिए नहीं हैंडल कर रहा, मतलब अभी टॉपिक में नहीं ले रहा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वेबसाइट जो है ना वो वर्डप्रेस पे ही होस्टेड हैं। तो चलिए देखते हैं, जो कुछ करते हैं, प्रबंध करते हैं हम लोग। भैया अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? जी हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। अच्छा, कोई वर्डप्रेस वेबसाइट है आप सभी की, आप सभी में किसी की, किसी का भी वर्डप्रेस पे जो वेबसाइट होस्टेड हो, किसी का है क्या? वर्ड नहीं भैया, मेरा तो नहीं। हम्म, नहीं है भैया, नहीं। नहीं है। चलिए, ये सरकारी वेबसाइट है भाई, आप लोग मत करिएगा, प्लीज़ मत करिएगा। वैसे ये वीडियो हम यूट्यूब पे नहीं डालेंगे, ठीक है। ये सारे जो अभी जो हम लोग एक्शंस परफॉर्म कर रहे ठीक। हैं, ठीक है। इसको और ड्राइव पे कर दीजिएगा। हाँ, और आप लोग भी ऐसे कुछ चीज़ें मत करिएगा, क्योंकि आप लोगों का आईवी रिवील होगा तो लीगल कंप्लायंसेस में आप लोग बहुत बुरी तरीके से फंसेंगे। इसलिए प्लीज़ रिस्क कभी मत लीजिएगा। मैंने आप लोगों के सिस्टम में DVW इंस्टॉल करवाया है, वो सिर्फ उतने के स्टार्टिंग में एक अटैक के लिए ही नहीं करवाया था सिर्फ, वो इसलिए करवाया था ताकि आप लोग बाद में जब बूट कैम्प ख़त्म हो तो आप उस इन्वामेंट में हैकिंग प्रैक्टिस कर सकें। समझ में आया? उसमें आपने देखा है कितने सारे उसमें अटैक्स हैं आप हाँ, सभी बहुत ने। सारे। तो वो इसलिए बहुत करवाया सारे। है कि आप लोग वहाँ पर जा कर के वो सारी चीज़ें करेंगे, आराम से वो सारी चीज़ों को सीखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। आराम से आपको यूट्यूब पे वैसे ट्यूटोरियल्स आराम से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप कहीं फंसते हैं, अटकते हैं, तो मेरे को बताइएगा, ठीक है। ग्रुप ये हमेशा एक्टिव रहेगा, ठीक है। ये वेबसाइट हम आज से पहले कभी खोले नहीं हैं, मतलब खोले हैं लेकिन इस पर कभी अटैक नहीं किए हैं, लेकिन लेट्स सी, इस पर कुछ रिजल्ट हम लोग को मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो किया जाए। जी भैया। ओके, आप लोगों को दूसरा मैं लिंक दूंगा, उस पर आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। अभी लेकिन मैं पहले देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जो हम लोग टूल का यूज करने जा रहे हैं उसका नाम है WP Scan। WP Scan क्या है? WP Scan पे थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे हमारे लिए एसक्यूएल मैप था, वो क्या करता था, एसक्यूएल इंजेक्शंस के लिए हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता था जिसके थ्रू हम लोग एसक्यूएल इंजेक्शन कर सके मैनुअली, और डेटाबेस में घुस करके उसके क्रूशियल और जूसी डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सके। उसी तरीके से हमारे पास वर्डप्रेस वेबसाइट, जो वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे होस्टेड हैं, उनको टारगेट करने के लिए और उनमें से कमियों को निकालने के लिए, उसमें क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं और क्या बग्स हो सकते हैं, उसके क्या एक्सप्लॉयट हैं, वो सब कुछ जान सकते हैं। हालांकि हम वो भी बताएंगे आपको, लेकिन बता देंगे, लेकिन फिर भी आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत सारा मेहनत और रिसर्च करना पड़ेगा। हम आपको ये भी बता देंगे कि उसका एक्सप्लॉयट आपको कहाँ मिलेगा। एक्सप्लॉयट समझते हैं आप सभी, क्या होता है एक्सप्लॉयट? व्हाट इज एक्सप्लॉयट? वेबसाइट के वल्नरेबिलिटी का फायदा उठा। नहीं। यूज। लिटरल मीनिंग तो नहीं पता बर्बाद भैया। करना उस एक्सप्लॉइट का। तो देखिए, जनरली मतलब क्या हुआ कि एक्सप्लॉयट का मतलब ये है, जैसे मैंने कुछ वल्नरेबिलिटी ढूंढ के निकाला, ठीक है। अब उसमें से मेरे को ये चेक करना है कि जो मेरे को लिस्ट मिला, उस लिस्ट में से कौन ऐसी वल्नरेबिलिटी है जिसकी जिसका जो सिक्योरिटी लेवल है वो
लो है, मीडियम है या फिर क्रिटिकल है, ठीक है। अब वो हम लोगों को कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम लोग जो भी हम लोग को वल्नरेबिलिटी का नाम मिलेगा उसको हम लोग एक हैकिंग डेटाबेस से मैच कराएंगे। वो हैकिंग डेटाबेस किसका है, क्या है, कैसे है, वो भी हम जानेंगे। और वहाँ से हम ये चेक करेंगे कि उस पर्टिकुलर वर्जन में, जो वर्जन वो उस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट में कोई सर्विस यूज़ हो रही है, कोई प्लगइन यूज़ हो रहा है। प्लगइन मतलब कि कोई स्पेशल फीचर्स के लिए कुछ अलग से थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल किया गया है उस पर्टिकुलर वेबसाइट में, आप ऐसे समझिए। तो उस थर्ड पार्टी मतलब उस वेबसाइट में, आपके वेबसाइट मानते हैं आपकी वेबसाइट है और आपकी वेबसाइट में कोई थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन किया गया एक सर्टेन फीचर को इनेबल करने के लिए। अब क्योंकि आपने थर्ड पार्टी सर्विस यूज़ किया है, तो अब थर्ड पार्टी सर्विस यूज़ किया है तो वो थर्ड पार्टी सर्विस हमेशा टाइम टू टाइम खुद को अपडेट करेगा ताकि अपने अंदर और फीचर्स को डाल सके, ताकि जो कंज्यूमर्स उनके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं फॉर द इंटीग्रेशन इन देयर वेबसाइट्स, उनको एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिले हमेशा। अगर कुछ बग्स है तो वो नेक्स्ट अपडेट में फिक्स करेंगे। ऐसे करके ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो लेट्स से कि अभी मेरा वेबसाइट है, मैंने कोई सर्टेन प्लगइन इंस्टॉल करके रखा है जो चल रहा है लेट्स से 4.2 वर्जन पे, ठीक है। और उस पर्टिकुलर 4.2 वर्जन में कोई बग है और उस बग का एक्सप्लॉइट हमारे हैकिंग डेटाबेस से मैच कर रहा है। तो अब उस हैकिंग डेटाबेस में उसका जो एक्सप्लॉइट मतलब कि उस पर्टिकुलर वर्जन में जो वल्नरेबिलिटी है उसका यूज़ करके कैसे उस वेबसाइट के बैकएंड तक पहुंचा जाए, उसके डेटाबेस का एक्सेस लिया जाए या फिर किसी भी तरीके से जूसी डेटा को एक्सट्रैक्ट किया जाए। तो एक्सप्लॉइट का मतलब समझ में आया आप सभी को क्या होता है? एक तरीका, मतलब उस सर्टेन वर्जन के लिए हमने मतलब किस तरीके से, मतलब वो ये बताएगा, एक्सप्लॉइट ये बताता है कि इस वर्जन में ये कमी है और इसको ऐसे हम लोग जा कर के उस पर वार कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। ये होता है एक्सप्लॉइट। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? जिन्होंने ध्यान से सुना होगा आई गेस उनको आया होगा, बट चलिए जिनको नहीं आया है वो भी बता सकते हैं, तो माइक अनम्यूट करके बताइए, कोई बात नहीं है, रिपीट कर देंगे। नहीं भैया नहीं समझ में आया, वापस रिपीट कर दीजिए। ये बोलने पे नहीं बोलना है, खुद से बोल देना है, हाँ नहीं समझ में आया भाई फिर से बताओ। देखो जनरली क्या होता है, एग्जांपल के लिए मैं आपको अगर दिखाऊं तो जैसे वर्जन की बात कर रहे हैं हम, वर्जन में कोई विंडोज़ ऐप खोलते हैं, ठीक है, विंडोज़ ऐप, अच्छा डॉल्बी खोलते हैं, ठीक है, डॉल्बी एक्सेस है, ठीक है। अब हम इसका ना एक वर्जन यूज कर रहे हैं, मतलब ये जो है जैसे आपका कोई मोबाइल एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं तो वो एक आपके मोबाइल एप्लीकेशन में अपडेट्स आते हैं। कितने लोग मानते हैं कि हाँ भाई हम ऐप यूज़ कर रहे हैं तो हाँ उसके अपडेट आते रहते हैं, प्ले स्टोर से बोलता है कि अपडेट करो, बोलता है ना। हाँ तो वो भाई अपडेट्स क्यों आते हैं? आपके फ़ोन में भी अपडेट आता होगा, तो वो क्यों आते हैं? क्योंकि सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी इन्हांस की जा सके, कोई नया फीचर आया है तो उसको ऐड ऑन कर सके, ये होता है ना। तो ये जो सिक्योरिटी अपडेट्स आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनके पिछले वाले वर्जन में कुछ कमी रह गई थी, ठीक है, या फिर लेट से कि आज कोई नया बग आ गया और वही बग आपके सारे सिस्टम्स में है, तो नेक्स्ट अपडेट में वो उस बग को फिक्स करने का तरीका मेथड करके आपके सिस्टम में नेक्स्ट अपडेट में डलवा देगा। तो समझ में आया कि अपडेट क्यों आते हैं? हाँ, इसीलिए बहुत बार बीटा वर्जन भी आता है कि आप उसमें फीडबैक दे सकते हो। देखो बीटा वर्जन जो है थोड़ा अलग चीज़ है। बीटा वर्जन जो होता है वो टेस्टिंग के लिए होता है, ठीक है, टेस्टिंग फेज में कि उसने एक प्रोडक्ट बनाया, अब उस प्रोडक्ट को एक सर्टेन ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स को वो शेयर करता है, ठीक है, कि आप लोग इसमें एक बार चेक कर लीजिए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, मतलब उनके यूजेस के हिसाब से पूरा एक अपना वो एनालिसिस, एक डेटा क्रिएट करता है और उससे वो ये एनालिसिस करता है कि यूजर्स का अगर ऐप कहीं क्रैश कर रहा है तो कहाँ कर रहा है, अगर कोई समय लग रहा है किसी पेज को लोड होने में तो कौन से पेज पे लग रहा है, ये सब वो लोग जो है ट्रैकिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं उसके लिए। अब ट्रैकिंग के लिए भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ट्रैकिंग का मतलब वो नहीं कि भाई ट्रेस कर रहे हैं, वो नहीं। ट्रैकिंग का मतलब यहाँ ये है कि कौन सा साइट, कौन से, हाँ ट्रैकिंग के लिए कौन सा, मतलब कौन से यूज़र कौन से पेज पे आया, कौन सा बटन दबाया, तो उसके लिए आपको वो पूरा रिपोर्ट मिलता है कि कौन सा यूज़र कौन से वाले पेज पे कितना समय स्पेंड कर रहा है। हो सकता है कि जैसे फ्लिपकार्ट में हम लोग जनरली प्रोडक्ट पेज पे
ज़्यादा समय अपना देते हैं, तो फ्लिपकार्ट वालों को पता है कि हाँ प्रोडक्ट पेज को मेरे को अच्छे से डिज़ाइन करना है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है अपना समय प्रोडक्ट पेज पे ही दे रहे हैं, तो मेरे को प्रोडक्ट पेज की ऑप्टिमाइजेशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। समझ में आया? कितना आई बॉल फॉल करता है उसके हिसाब से अटेंशन स्पैन वो लोग ग्रैब करता है। यस, तो जो भी उनका एक ऐसा मतलब समझो कि जहाँ भी ट्रैफिक जो भी पेज पे सबसे ज़्यादा आता है या फिर जिस पार्ट पे आता है, कंपनीज उनको ही टारगेट करती हैं फर्स्ट टाइम पे, मतलब सबसे अटमोस्ट प्रायोरिटी देती हैं उसको अब इन्हांस करने के लिए, नए उसमें फीचर्स एड ऑन्स करने के लिए, उसका यूआई इंप्रूव करने के लिए, उसका यूएक्स इंप्रूव करने के लिए। समझ में आया? क्लियर हुआ? हाँ भैया थैंक यू। चलो इसका सेटिंग्स में चल करके हम इसका एक बार देखते हैं कि ये मेरे को शायद बता पाए कि इसका कौन सा वर्जन है। ये वर्जन देख रहे हो यहाँ पे, डॉल्बी एटमॉस 3.30503.533.0 दिख रहा है? हाँ ये वर्जन है। देखो अब वर्जन में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको समझनी और जाननी ज़रूरी हैं, ठीक है? तो चलिए नोटपैड खोल करके आपको समझा देते हैं थोड़ा सा वर्जन के बारे में। देखिए वर्जन में जनरली आप लोगों ने ऐसा देखा होगा VER 4.3, ठीक है? या फिर आपने ऐसा भी देखा, ऐसे एक सेकेंड 4.0 देखा होगा आपने, 4.0 एग्जाम्पल है, 4.3 वर्जन 4.3.1 वर्जन 4.3 4.4.16। जिस टाइप का अपडेट रहता है उस टाइप का वो लोग ये नंबरिंग करता है। थोड़ा सा हम इसको, हाँ ये वो है, लेकिन वो आप उसके बेसिक्स को समझ रहे हैं। थोड़ा सा हम इसको और एलेबोरेटिव वे में बताते हैं कि आवाज़ क्लियर है ना मेरी सभी को? हाँ भैया। Yes, भैया। देखिए जहाँ भी हमें ये ऐसा मिलता है, जहाँ भी देखने के लिए एक सिंगल डिजिट के बाद जीरो दिखता है, या फिर सिर्फ ऐसे 4 दिख रहा है, या फिर ये डॉट के बाद डेसिमल प्लेस के बाद सिर्फ जीरो दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये मेजर वर्जन है। मेजर वर्जन समझ में आता है? मेजर वर्जन मतलब कि ये अभी तक का, मतलब पीछे तक के जितने भी अपडेट्स हुए हैं उसमें तक का अभी तक का सबसे पावरफुल अपडेट है, विद अटमोस्ट फीचर्स, अटमोस्ट मतलब कि उसका जो यूजर एक्सपीरियंस और यूआई है, कस्टमर एक्सपीरियंस है, जो कस्टमर की नीड्स थी, जो बग्स थे, और जो मेजर अपडेट। हाँ, तो जो भी मेजर अपग्रेडेशंस हैं वो ऐसे मिलते हैं आपको। ये 5.0 होगा, 2.0 होगा, 6.0 होगा, 7.0 होगा, मतलब डेसिमल के बाद हमेशा 0 होगा, या फिर सिर्फ आपको 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोगों को मिलता है एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड 13, एंड्रॉयड 14, एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 9, एंड्रॉयड 6, ऐसे जो भी आए हैं उससे आप क्या समझते हैं? वो तो हालांकि वो लोग यूजर्स को समझने के लिए कि आपस में लोगों का एक कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से हो सके उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को लेकर के, इसलिए उन्होंने नाम दे दिया एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 12, उन्होंने वो नाम दिया। हालांकि जो उसका वर्जन जो है बैकएंड में वो कुछ ऐसा दिखता होगा, जिसका मतलब ये है कि ये मेजर अपग्रेड है। समझ में आया? जो हम लोग मार्शमैलो, लॉलीपॉप ये सब बोलते थे। यस। और वैसे ही आप लोगों को विंडोज़ में मिलता होगा, जैसे आया था विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ प्रो, विंडोज़ 8 प्रो, विंडोज़ 8 प्रो स्टूडेंट, विंडोज़ 8 प्रो प्रोफेशनल, तो ये सब जो चीज़ें दिख रही हैं ना, ये जनरल यूजर्स के लिए कम्युनिकेशन आसान हो जाए इसलिए इसको ऐसा नाम दिया जाता है। लेकिन जिसमें मेजर अपडेट था वो था विंडोज़ 8, और उसके बाद जो ये छोटे मोटे चेंजेस होते गए ये थे ये। समझ में आया? माइनर अपडेट्स। समझ, कितने लोगों को समझ में आया? हाँ भैया समझ में आया। 11 लोग, 12, 13, ठीक है। अब जो नीचे हमारा 4.3 है ये आएगा माइनर अपडेट में, ठीक है। और इससे पहले इसमें 4.1 आ चुका होगा, 4.2 आ चुका होगा, फिर 4.3 आया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि 4.0 मेजर वर्जन आ गया, उसका जो फर्स्ट रिवीजन हुआ जिसमें कुछ हमने कुछ थोड़े बहुत सिक्योरिटी अपडेट्स डाल के भेज दिए, कुछ फीचर्स ऐड करके भेज दिए, या फिर कहीं कुछ बग था तो उसको फिक्स करके भेज दिया, तो वो 4.1 हो गया। फिर उनको पता चला कि हाँ यहाँ भी कमी आ रही है, या फिर हो सकता है कि जो 4.1 में कुछ अपडेट किया उसकी वजह से कहीं और प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, तो नेक्स्ट अपडेट में फिक्स करने के लिए वो फिर से भेजेंगे 4.2। ठीक है, अब एक चीज़ आप लोगों को समझनी है कि यहाँ पे अगर ये 4.1.2 है या 1 है तो इसका मतलब क्या है। मतलब ये है कि जब 4.1 हमारा सबसे पहले तो मेजर अपडेट आया, ध्यान से सुनिएगा सारे लोग, मेजर अपडेट हमारा 4.0 था, फिर उसके बाद हमारा 4.1 आया, क्योंकि मेजर वर्जन में कुछ यूजर्स को कुछ डिवाइसेस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उसको फिक्स करने के लिए 4.1 लॉन्च किया। लेकिन फिर बाद में पता चला कि हमारा फीचर्स तो सेम है, हमको अभी इतने ही फीचर्स दिखाने हैं कस्टमर्स को जो 4.1 में है, अभी हमारे पास कुछ नया नहीं है, लेकिन स्टिल कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको फिक्स करने के लिए वो ये .1 मतलब कि वो फिर से एक नया अपडेट भेजेंगे 4.1 के लिए ही, तो वो अपडेट आएगा 4.1.1, क्योंकि उन्होंने सेम फीचर्स के लिए और सेम जो बग्स थे जो इसमें फिक्स नहीं हो पाए थे, मतलब जो टारगेट इसमें था, जो वो टारगेट इनकम्प्लीट रह गया किसी कारण से, उन्हीं सेम चीज़ों को फिक्स करने का अपडेट आएगा नेक्स्ट वर्जन में जो होगा 4.1.1। समझ में आया? अब अगर उसी का मतलब सब यस वो उसका ही पार्ट होगा, लेकिन लेट्स से कि अब 4.1.1 में हमारा मतलब कि जो फीचर्स थे वो उसके अलावा अब हमें कुछ नए फीचर डाल के भेजने हैं, कुछ नया फीचर, कुछ हमारे अंदर कुछ नया इनोवेशन आ गया, तो वो जो अपडेट जाएगा वो जाएगा 4.2 में। आप लोग समझ पा रहे हैं समझ में आ गया। कि अब मान लीजिए कि 4.2 हमने लॉन्च कर दिया, अब फिर से इसमें कुछ बग आने लगा, तो इसका फिर से एक वर्जन बनेगा कौन, 4.2.1। 4.1 अब ऐसे ही फिर से कुछ बग आ गया, फिर 2, फिर से कुछ आ गया 3, तो ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा जब तक कि उनको एक मेजर अपडेट नहीं भेजना होगा, तब तक यही चलता रहता है प्रोसेस। लेकिन हाँ 3 डिजिट तक जनरली चलता है, उसके बाद वो नेक्स्ट वर्जन में शिफ्ट हो जाते हैं। समझ में आया? 3 डेसिमल प्लेसेस तक क्लियर है? कितने लोगों को समझ में आया एक बार बताइए। ये रोबोट मूवी की तरह है। रोबोट मूवी में चिट्ठी अपडेट हुआ, फिर दूसरा रोबोट 2.2 आ गया। रोबोट 2.2 आया, लेकिन वो एडिशनल फीचर्स के साथ आया था, एकदम अपग्रेडेड वर्जन नहीं, में। पुराने वाले में बार बार वो इधर उधर कुछ करने लगता था, तो उसका भी हाँ, कौन है आता भाई? था। कोई कौन बोल रहा है? जैसे जैसे हाँ मैकबुक में अभी तक, जब तक मैकबुक में अपडेट नहीं आया जैसे। अच्छा, नहीं आया, बड़ा दुख का बात है, बात करना पड़ेगा, रुकिए हम बात करते हैं, फ़ोन लगाते हैं उनसे। बेचारा आर्यन। गरीब हम बात आदमी करते क्या हैं, करे। तिवारी चिंता मत करिए, बस 2 बीघा ज़मीन रखिएगा, ठीक है, मेरे लिए, उमेश सबसे दूर रहेगी भैया। ठीक है। भाई हम लोग के क्लास में तुम लोग के क्लास के जैसा नहीं करते हैं भाई, उनको पता है। कभी पढ़ाए ना वो तो बोल देना कि सर पढ़ाइए, बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पीछे चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर तब ना पढ़ाएं तब आगे सर का क्लास में फेवरेट टॉपिक है। क्लास में घुसते बोलते हैं कि सिलेबस कंप्लीट है, रिवीजन करा रहे हैं। चलिए बाद में बात करते हैं उस पर। तो आप लोगों को वर्जन समझ में आ गया ना? हाँ हाँ भैया। भैया। ठीक है, तो आप लोग काली एक बार लॉगिन कर लीजिए फटाफट से काली को। कितने लोग काली लॉगिन करके साथ बैठे हैं मेरे? हो गया भैया, ऑन है। ओके, ऑल राइट। अब एक काम करते हैं, चलिए इसमें हम लोग कहाँ थे? वेबसाइट पे, वर्डप्रेस की वेबसाइट पे है ना। आप लोगों को एक वर्डप्रेस वेबसाइट बताते हैं भाई, हम अपना वेबसाइट देंगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, चलो देते ही हैं। कौन सा दें? भैया वर्डप्रेस पे वेबसाइट स्केलेबल क्यों नहीं है? स्केलेबल हैं, देखो बस इतना सा है कि सर्टेन इंटीग्रेशंस पॉसिबल नहीं है, मतलब कि बहुत ज़्यादा वास्ट इंटीग्रेशंस अगर हम करना चाहते हैं, एक सर्टेन फीचर्स जो चाहते हैं जो कि अभी तक करेंटली डेवलप नहीं हुआ है, जो मार्केट में अभी नहीं है, कुछ नया हम लोग को लाना है, तो वो सारे काम जो है हम लोग नहीं कर पाएंगे वर्डप्रेस में। लेकिन यस, जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं मार्केट में चल रही हैं, जो बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में हैं, वो सारे काम हम लोग वर्डप्रेस पे कर सकते हैं। तो समझो कि
बहुत कुछ चीज़ें ही ऐसी होती हैं जो वर्डप्रेस पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द लगभग 90% काम हम लोग वर्डप्रेस पे कर सकते हैं। बेसिक लेवल पे हो जाता है सब कुछ। नहीं भाई, बेसिक लेवल क्या बात कर रहे हो, एडवांस लेवल तक होता है। ये जो मैंने कोई ऐसा दिखाया था, फेमस मैं देखो ये जो वेबसाइट दिखा रहे हैं, इसमें बहुत सारे फीचर्स जो थे वे वर्डप्रेस में नहीं आते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन करके थोड़ा सा जुगाड़ लगा करके आप लोग कस्टम स्क्रिप्टिंग करके, स्क्रिप्टिंग नहीं बोलेंगे, कस्टम कोड लिख करके आराम से वो पूरा का पूरा आप लोग बना सकते हैं ऐसा। ये शायद दिखाए थे आप लोग को। भैया हाँ दिखाए थे। ओके, भूल ये गया भैया जूता यार। मिला कि नहीं फ्री में? ये है। उसके अलावा एक बहुत बड़ा गुजरात का एक क्लाइंट था मेरा, वो मतलब ऑफलाइन मार्केट में उसका बहुत बड़ा दबदबा है, लेकिन ऑनलाइन वो आना चाहता था। इसी वजह से उसका मैट्रेस का कंपनी है, तो mydreamnest.com कर गया। तो देखो ये भी पूरा वर्डप्रेस पे ही बना है, लेकिन एडिशनली कस्टम कोड करना पड़ा, कुछ फीचर्स डालने पड़े, बहुत सारी चीज़ें। पूरा ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है। आप ही बनाए? तो भाई कौन बनाएगा। ये सही है। उसके बात अलावा सही है। जैसे हमारा ये शॉप पेज है, इसमें सारे फीचर्स एक्टिवेटेड हैं। जैसे हमारा ये सब मानते हैं कि मैटर्स है हमारा। इस पर आप पावर करेंगे, एकदम अमेजोन वाला फील है। हम्म। इस पर आप पावर करेंगे से जूम होगा। फ्लिपकार्ट में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो भाई क्या हाँ चाहिए, भैया। और इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, बस इतना है कि आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। वो थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन, प्लग इन डेवलपमेंट, वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। यहाँ से हम 6 इंचज़ का सिलेक्ट करते हैं, किंग साइज़। ये साइज़ सेलेक्ट किए, 11,172 रुपये। ऐड टू कार्ट करते हैं, कार्ट में ऐड हो गया। बाकी इधर नीचे भी बहुत सारी चीज़ें। अब कर यहाँ दीजिए से भैया कबीर गेमर के लिए ऑनलाइन। अब यहाँ से ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो भाई, किसी को करना हो तो कर लेना, लेकिन स्पैम मत करना, ठीक है। स्पैम करोगे तो फिर वो उनको ही परेशानी होगी, तो परेशान नहीं करना है। यहाँ पे ऑल इन पेमेंट इंटीग्रेशन वगैरह सब है। सब कोई क्या पॉसिबल नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट व्हाट्सएप चैटिंग हो सकता है। यहाँ तक कि जो मेरी कंपनी की वेबसाइट है उसमें हम AI चैटबॉट भी इंटीग्रेट किए हैं। आप उससे जो पूछेंगे वो बताएगा, वो भी देखना है। दिखाइए। छोटा मोटा चैटबॉट वाला ये सब चीज बहुत ज्यादा सब कोई बनाता है प्रोजेक्ट्स में। लेकिन ये जो है ना, देखिए ये आपको कुछ इधर उधर की चीज़ें नहीं बताएगा। ये सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट से रिलेटेड चीज़ें ही बताएगा। मतलब एक तरीके से कस्टमर चैटबॉट है, जो कि कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग आंसर करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, हेलो, तो वो चैटबॉट टाइप कर रहा है अपने से, उधर कोई बैठा नहीं हुआ है चैट करने के लिए। आई वॉन्ट टू मेक अ वेबसाइट, या फिर चलिए इसको लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या आता है, देखिए। एट पिरोजा टेक्नोलॉजीज वी कैन असिस्ट यू विद मेकिंग अ वेबसाइट बाय प्रोवाइडिंग दिस फ्लान ढिमकाना। फिर बोलता है ये हमारा व्हाट्सएप लिंक है, इस पर क्लिक करो और चैट करो, बात करो। तो ये जो है खुद से सीखता है। इस पर कुछ नया कंटेंट भी अपडेट होगा ना, तो ये उस डेटा को फेच करेगा। फेच करने के बाद उसको वो अपने जो उसका डेटाबेस है उसमें खुद से वो उसको इंटीग्रेट करता चला जाएगा। और मतलब पूरा फुल्ली ऑटोमेटेड है। बाकी फ़िलहाल जो हमारा टारगेट है हम उस पर चलते हैं। एक मिनट, मेरे को वेबसाइट ढूंढना पड़ेगा, कौन सा टारगेट बनाया जाए। वैसे आप लोगों के लिए हम अपना ही वेबसाइट दे रहे हैं, क्योंकि बाकी सब पे करना इलीगल होगा। DNS सर्वर के बारे में किसको पता है? कौन सा सर्वर? DNS डीएनएस DNS सर्वर हाँ DNS फोन में रहता है, फोन में भी रहता है। DNS तो रहता है। गेम खेलने में हम लोग यूज करते थे बाईपास करने के लिए। देखिए DNS बहुत पावरफुल चीज़ है, उस डोमेन नेम सर्वर होता है बेसिकली। लेकिन एक सेकंड पहले आप लोगों को देना है, तब तक इसमें करते हैं। हाँ, ये कहाँ लॉगिन हो गया? ये सब तो मेरा वेबसाइट नहीं है। हम्म।
बगेगा भाई कोई। हम्म, जी मेरा सिस्टम खुद से अटैक कर रहा है किसी को। सोलिस नेचुरल ये कब हुआ? पूजा सा, टीसीपी बेकरी। ए भाई एक सेकेंड, मेरा दूसरा है। ये भाई नहीं हो सकता यार, एक सेकेंड यार, मर जाएंगे हम। अरे ये उनका बग है या बिल- फिर? एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग थोड़े समय के लिए पॉज। इसको ओके ठीक है, तो ये मैंने रिक्वेस्ट किया। मैंने क्या लिखा था सबसे पहले? WP_scan-URL, फिर जो वेबसाइट आपका टारगेट है वो। और ये जब देखेंगे आप तो ये ऐसा कुछ IP आया है इसका। ये वीडियो मैं स्टिल बोल रहा हूँ, मैं अपलोड नहीं करूँगा यूट्यूब पे, तो बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं इसलिए। तो आप देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। पहला ये कि आपको देखना है नीचे आकर के, कॉन्फिडेंस देखना है और डिटेक्शन देखना है। पैसिव डिटेक्शन होता है, कुछ एग्रेसिव डिटेक्शन होता है। तो जो एग्रेसिव डिटेक्शन होता है ना, उसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा चांस है कि ये वनरेबिलिटी एग्जिस्ट कर रहा है। और पैसिव डिटेक्शन का मतलब है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, हम्म, तो देखिए ये बोल रहा है एग्रेसिव डिटेक्शन। क्या बोल रहा है? एग्रेसिव डिटेक्शन। और ये बोल रहा है कि एक ऐसा पेज मिला है robots.txt नाम का। और अब इस पे आते हैं भाई। देखिए ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ स्टिल बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ें हैं। अभी आप लोग इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप लोगों को इसके मतलब बहुत सारी चीज़ें डेफिनेटली आप लोगों को पता है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग सीख चुके हैं, लेकिन इसको अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है, वो आप लोग नहीं समझ पाएंगे। लेकिन यस, मैं यूजेस सिखा रहा हूँ थोड़े बहुत, बाकी एक्सप्लोर आपको करना है। जो robots.txt नाम का एक फाइल बनता है जब भी वेबसाइट डेवलप होती है, तो robots.txt नाम का। अब एग्जांपल के लिए समझिए कि हमारे पास एक पूरा वेबसाइट है। अब उस वेबसाइट में हमने बहुत सारे पेजेस क्रिएट किए हैं, ठीक है। अब जितने भी पेजेस क्रिएट किए हैं, अब उसमें से सारे पेजेस हम लोग जो है फ्रंट एंड यूज़र को नहीं दिखा सकते। एग्जांपल के लिए हमने एडमिन पैनल के लिए जो पेज क्रिएट किया है, वो हम नहीं चाहते कि किसी भी फ्रंट एंड यूज़र को जो वेबसाइट पे आ रहा है उसको दिखे। हम चाहते हैं क्या? मान लीजिए आप वेबसाइट बना रहे हैं और आपने वेबसाइट बना ली। अब आपने एक एडमिन पैनल बनाया खुद के लिए, उसका एक पर्टिकुलर URL होगा। तो क्या आप चाहेंगे कि उस पर्टिकुलर जो आपने URL बनाया है वो भी फ्रंट एंड यूजर्स को डायरेक्टली सर्च करके मिल जाए गूगल पे? नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं चाहेंगे? बैकएंड का एक्सेस नहीं मिले किसी को। क्योंकि भाई उसके लिए बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, या फिर आप कुछ सिक्योरिटी इश्यूज ना भी हो तो अगर आपके एडमिन का एक्सेस डायरेक्टली मिल जा रहा है तो कोई भी आपके पूरे वेबसाइट पे चेंजेस कर सकता है। आप अगर वहाँ से कोई प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट में प्राइसिंग चेंज कर सकता है ना। हम्म, ये बोल रहा है अपने ही क्लाइंट पर अटैक लिस्टिंग। करवाने का घमंड है। तो क्या करें, अब वो सोया रहता है तो करना पड़ता है। चलिए, तो अब ये जो robots.txt नाम का जो पूरा का पूरा पेज बनता है, उसका काम ये होता है कि ये एक्सक्लूड करता है किसको किसको एक्सक्लूड करता है? वैसे पेजेस को, वैसे URL को जो हम फ्रंट एंड पे या फिर गूगल पे इंडेक्स नहीं होने देना चाहते। समझ रहे हैं आप लोग? फिर से बताइएगा। सेपरेट कर देता है, मतलब सेपरेट कर ये देता है। ऐसे समझिए आप लोग कि जैसे ये है घर पे टेलर.com, ठीक है, घर पे टेलर.com। अब दूसरा है घर पे टेलर.com/admin money.php। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है ये सिर्फ। यहाँ पे वो अपने अकाउंट्स का सारा डिटेल्स रख रहा है, ठीक है। तो अब आप इसमें से कौन सी URL को चाहेंगे कि गूगल अपने अपने सर्च इंजन पे इंडेक्स करे और कौन से लिंक को अपने यहाँ इंडेक्स ना करे? बताइए। फर्स्ट वाला इंडेक्स करें। फर्स्ट वाला इंडेक्स करे। क्यों? क्योंकि जनरल है
और ये ना करे क्योंकि ये इसका पर्सनल है, वो उसका एक्सेस खुद के पास रखना चाहता है, कहीं नहीं देना चाहता है। तो ऐसे क्रिटिकल यूआरएल्स को एक्सक्लूड करने के लिए कि गूगल उस पेज को इग्नोर कर दे, उसको अपने सर्च इंजन पे ऐसे सबको सजेस्ट ना करे, अगर हम चाहते हैं उस पर्टिकुलर यूआरएल को एक्सेस करना तभी हमें एक्सेस करने दें, तो उसके लिए यूज होता है robots.txt नाम का फाइल। अब क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है। अगर आप लोग robots.txt का काम समझ गए हैं तो एक बार बताइए फटाफट से। भैया, हम्म तो ये robot.txt खुद को क्यों नहीं एक्सक्लूड लेता है? कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं, खुद को भी कुछ कर ले? हाँ, दूसरा तरीका ये है कि आप इस यूआरएल को मास्क कर सकते हैं। यूआरएल मास्किंग अलग चीज़ है, वो अभी टॉपिक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि जैसे मैंने .robots/robots.txt लिखा, तो क्या होता है कि जब जनरली जो SQL डेटाबेस होता है उसमें इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग ये रहता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये छूट जाता है। तो अगर किसी को चेंजेस करने हैं तो उसको SQL डेटाबेस में जा करके इस पर्टिकुलर यूआरएल का स्लग चेंज करना पड़ता है। स्लग के बारे में हमने कल बात की थी। स्लग क्या होता है? अपने नाम का कोई यूआरएल देना, वो स्लग होता है। ठीक है, जैसे /robots.txt इसको हम कर देंगे /prevent from index.txt। समझ में आया? कस्टमाइज अपने अपने हाँ, अपने नीड के जैसे अकॉर्डिंग कस्टमाइज। पेज का यूआरएल कस्टमाइज करना ही स्लग होता है। समझ में आया आर्यन? जी भैया। लेकिन वर्डप्रेस में क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है, मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स में भी यही होता है, वर्डप्रेस के अलावा भी। हालांकि अब क्या होता है, देखिए ट्विस्ट क्या था। यहाँ तक कितने लोग समझ चुके हैं robots.txt का मतलब? बताइए जल्दी फटाफट से। हाँ, बता दी। 8 लोग, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। अब देखिए, तो रोबोट यहाँ पे क्या ट्विस्ट है कि अब क्या होता है, पहले एक काम करते हैं, इसको लिंक को खोल लेते हैं। लिंक को खोल लेते हैं। ये आपको क्या मिल रहा है? यूजर एजेंट ये है। इसका मतलब क्या होता है? ऑल और डिसअलाउ बोल रहा है कि इसको इंडेक्स मत होने दो पब्लिकली, और अलाउ, इसको पब्लिकली तुम अलाउ कर सकते हो। लेकिन अभी तो यहाँ पे ये क्योंकि सिक्योर्ड है थोड़ा सा, इसी वजह से आपको और इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही है। लेकिन आप कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि जो वेबसाइट वनरेबल होते हैं और जो आपके डेवलपर्स होते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं, तो इसके जस्ट नीचे ये जहाँ अलाउ है उसके नीचे वैसे यूआरएल्स भी एक्सपोज हो जाते हैं जिनको गूगल पे इंडेक्स नहीं होना चाहिए। तो वो गूगल पे इंडेक्स्ड भी नहीं होंगे, ठीक है, वो डेवलपर्स को भी नहीं पता है, वो एडमिन को भी नहीं पता है। लेकिन वो जब आप robots.txt/robots.txt करके आएंगे तो आपको पूरा का पूरा लिस्ट वहाँ मिल जाता है। तो उसके थ्रू आप सीधे बैकएंड का एक्सेस ले सकते हैं, सीधे बैकएंड में उसके जा करके उसके फाइल्स और फोल्डर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा यूआरएल है जो आप लोगों को याद रखना है। समझ में आया? तो भैया robo.txt उसके लिए यूज हो रहा है, जो एक्सेस नहीं करवाना था उसको हम लोग दिख सकते हैं, वही ना? यस, robots.txt होता है डिसअलाउ करने के लिए वैसे पेजेस को जिसको गूगल इग्नोर कर दे। जब हम उसका एसईओ करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हम चाहेंगे कि हमारे जो काम के पेजेस है वो इंडेक्स हो। लेकिन क्योंकि हम अपना यूआरएल सबमिट करते हैं, हमारा जो साइट मैप होता है, साइट मैप के बारे में ये बात करेंगे, तो क्या होता है कि गूगल जो है सारे पेजेस को इंडेक्स करना चाहता है। लेकिन गूगल जो है वो जनरली जो है वैसे यूआरएल्स को फिल्टर आउट कर लेता है जो थोड़े से क्रिटिकल होते हैं। लेकिन इफ़ इन केस कभी कभी गूगल से गलती हो जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स होती ही होती है, क्योंकि उसका क्रॉलर और स्पाइडर बहुत ही ज़्यादा आलसी किस्म का बॉट है। क्या होता है वो एसईओ का जब हम क्लास करेंगे तो बात करेंगे उस पर। तो वो लोगों के सिस्टम में भी ऐसे मिस्टेक्स होते रहते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को सेफ साइड के लिए robots.txt नाम का फाइल बनाते हैं, जिसको गूगल जो है फर्स्ट प्रेफरेंस देता है कि इस लिस्ट में जितने भी यूआरएल्स हैं पहले उसको छोड़ करके जितने बाकी के हैं उसको लेना है। मतलब इस लिस्ट में जो है उसको छोड़ देना है, उसको नहीं इंडेक्स करना है। समझ में आया? तो अब देखिए, अब एक दूसरी बात यहाँ क्या आती है। हमने robots.txt के बारे में समझ लिया। अब हम चलते हैं sitemap.xml। देखिए, हालांकि ये वाला पेज जो है इन लोगों ने छुपा के रखा है, इसीलिए मेरे को कोई रिक्वेस्ट नहीं मिला और इसने तुरंत मेरे को रीडायरेक्ट कर दिया होम पेज पे। तो आप सोचिए कि ऐसा लिखने के बाद उससे मेरे को होम पेज पे रीडायरेक्ट क्यों किया।
क्योंकि ज़रूर उस यूआरएल में कुछ ना कुछ ऐसा था जिससे कुछ एक्सप्लॉइट हो सकता था, कुछ हम लोग जो से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते थे। कोई बात नहीं, हम इसका टारगेट करते हैं sitemap.xml /sitemap.xml। लेट्स से क्या रिजल्ट आता है। इसका भी मैंने बंद करके रखा होगा, इसीलिए नहीं दिख रहा। हालांकि दिखना चाहिए था, इसमें हम उतना कुछ ज़्यादा सिक्योर नहीं किए हैं, या फिर हो सकता है हम उसको नेगलेक्ट किए हो। साइट मैप index.php/sitemap.xml। कुछ तो रिजल्ट आना चाहिए। देखिए कुछ आया, क्या दिख रहा है आप सभी को? यहाँ पे हम लोगों को सीधे उसके पूरे इसमें हम लोगों को पूरा लिस्ट मिल गया कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट में कितने वेब पेजेस हैं, मतलब पोस्ट वाले कितने पेजेस हैं, प्रोडक्ट वाले कितने पेजेस हैं। तो एक बार ना हम, और पेजेस कितने हैं, तो देखिए सबको इंडिविजुअली हम लोग खोल के एक बार चेक करते हैं, सब में अलग अलग रिजल्ट मिलेगा। देखिए ये मैंने खोला था पोस्ट वाले के लिए, तो नहीं सॉरी पेजेस के लिए था, तो इतने सारे पेजेस हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, देख रहे हैं आप लोग। ये एक जगह हम लोग को मिल गया, मैनुअली ढूंढने बैठे तो सोचिए कितना समय लगेगा। और यहाँ पे ये एक ब्लॉग है जो है तीसरा, ये शॉप के पेजेस हैं जो उसके हैं, और हो सकता है इस पेजेस में कुछ ऐसे भी क्रिटिकल पेजेस इंडेक्स्ड हों जो कि आपके लिए कुछ जूसी इन्फॉर्मेशन निकाल के दे सकें। भैया ये वेबसाइट वर्डप्रेस है? हाँ वर्डप्रेस में है। देखो ये भी तो जो बनी है इसमें ना, robot.txt ठीक से यूज नहीं किया हुआ, इसलिए सारा वेबसाइट का एक्सेस मिल गया। ना ऐसा कुछ नहीं है। ये sitemap.xml जो होता है ना, ये पेजेस को इंडेक्स करवाने के लिए होता है। मतलब पेजेस को इंडेक्स करवाने के लिए, मतलब आप ये साइट मैप जो है गूगल को सबमिट करते हैं, और गूगल इसके थ्रू समझता है कि हाँ आपके वेबसाइट में कितने पेजेस अवेलेबल हैं, और वो उस पर्टिकुलर पेज को लेकर के अपने यहाँ इंडेक्स करता है, मतलब अपने यहाँ रखता है, अपने सर्च इंजन पे उसको लिस्ट करता है। समझ में आया? हाँ, तो ये सारे वेबसाइट्स कैसे खुल जाता है जो वर्डप्रेस से बना हुआ है? मोस्टली वर्डप्रेस के अलावा भी काम करता है ये। और जिसका नहीं खुला हुआ रहता उसमें क्या वो सिक्योर्ड रहता है? यस, या तो उन लोगों ने उस वेबसाइट का एसईओ नहीं किया, या फिर उन लोगों ने उसका यूआरएल चेंज करके रखा है, लेकिन जनरली यूआरएल बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है। देखिए इन लोगों ने अपना यूआरएल जो है ना चेंज करके रखा है, इसी वजह से ये मेरे को देखने नहीं दे रहा, क्योंकि हो सकता है इन लोगों ने खुद का साइट मैप बनाया हो, वो भी देखेंगे हम लोग। देखिए ये भी काम नहीं किया, तो डेफिनेटली इन लोगों ने अपना यूआरएल कहीं ना कहीं डाला होगा साइट मैप के लिए, कस्टम, या फिर कस्टम पेज डिज़ाइन किया होगा। ये देखिए, ये दिख रहा है, ये आइकन जहाँ भी दिखे ना, इसका मतलब होता है कि वो साइट मैप है। ऐसा आइकन गवर्नमेंट के हर एक वेबसाइट पे आपको ऐसा आइकन मिलेगा, और इसलिए गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को ये भी लोग मतलब जनरली क्या यूजर चीज के मैप लिए। भैया? क्या? क्या चीज मैप बोले आप? साइट मैप। मतलब वो देखिए क्या चीज पूरे साइट का मैपिंग रहता है? साइट का मैप मतलब कि उसमें कितने पेजेस हैं, कौन सा सेक्शन में कितना पेज है, ओके ओके, वैसा। समझ गया। तो देखिए यहाँ पे जो इसका फॉर्मेटिंग था ये डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग होता है, लेकिन ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं ये फॉर्मेट है इन लोगों ने कस्टमाइज करके लिखा है। हालांकि काम दोनों का सेम है, लेकिन इन्होंने सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए इसको सेपरेट डिज़ाइन करके रखा है यहाँ पे। समझ में आया? अब इसमें जी यहाँ भैया। से हम लोग कहीं भी किसी भी पेज पे जा सकते हैं। यहाँ पे वैसे भी हम लोग देखिए देखिए मैंने एक ऐसा पेज ढूंढ लिया जो असल में आप जब इस वेबसाइट को खोलिएगा ना, तो आपको ये वाला इंटरफेस कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन ये स्टिल गूगल ने इस पेज को इंडेक्स किया है कहीं ना कहीं, तो वो तरीका है। अब देखिए, अब मैं डैशबोर्ड में चलने का ट्राई करता हूँ, शायद मेरे को लॉगिन पेज पे ले जाएगा। अब देखिए ये मेरे को एक प्लगइन की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब मैं इस प्लगइन के बारे में भी डिटेल्स निकाल करके चेक कर सकता हूँ कि हाँ इस मतलब कि ये प्लगइन में कोई वनरेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है क्या फ़िलहाल।
तो उसके थ्रू भी हम लोग टारगेट कर सकते हैं कि अभी मैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग सिखा रहा हूँ, जो भी आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना, वो सब इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का पार्ट है। साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग में 90% चीज़ें इन्फॉर्मेशन गैदरिंग पे बेस्ड हैं। अगर वो आपके अच्छे से हैं तो आराम से भाई मास्टर हो जाओगे यार, पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को। हालांकि मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी का डोमेन इतना बड़ा है कि आप जितना सीखोगे ना, आपको पता चलेगा कि भाई आप उतना कम जानते हो। तो कोई भी अगर आपको सामने कोई कोई ऐसा आदमी दिखता है जो शो ऑफ कर रहा है कि भाई हम हैकर हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कभी अगर अपना जान पहचान का होगा तो 2-4 थप्पड़ खींच के लगा देना, करेंगे थोड़ा और सीखो फिर बोलना। आपका नाम ले लेंगे, भाग जाएगा। नहीं नहीं भाई देखो, बस इतना है कि लर्निंग हमेशा कंटिन्यूअसली जारी रहता है, कोई भी डोमेन हो। लेकिन स्पेशली साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ सीख गए तो वो हमेशा काम आएगा। डेफिनेटली उसका जो कोर है वो तो काम आएगा, लेकिन जो इसमें टेक्नोलॉजीज़ हैं वो बहुत जल्दी क्विकली अपडेट होती रहती हैं। तो आपको उसका नॉलेज जो है कंटिन्यूअस बेसिस पे आपको सीखना पड़ेगा यार। काश मतलब जितने स्पीड से आप लोग ये सीख रहे हैं, मेरे को अगर उतने स्पीड से कोई सिखाने वाला मिला होता ना, अभी हम बहुत आगे होते, बहुत ज़्यादा। ये मतलब अभी क्योंकि हम बता रहे हैं ना, तो वो मतलब अंदर से वो फीलिंग आ रहा है कि खेल खेल में ही आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं, बहुत ज़्यादा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप जब बोलते हैं तो आपका मुस्कान दिखाता है पीछे का स्ट्रगल। वो खुद से आ जाता है मेरे दोस्त। चलिए आगे चलते हैं। और एक तरीका तो ठीक है, अब जो है ना, हमारा जो रिजल्ट आया था उसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, तो आपको robots.txt के बारे में समझ में आया बहुत अच्छे से। उसका यूज है sitemap.xml से आप लोग हिडन पेजेस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आया समझ में? कितने लोगों को आ गया यहाँ तक? सारे लोग साथ में हैं? हाँ भैया आ गया। 11 लोग, 12-14, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, हम लोग ये वाला ट्राई करके देखिए क्या। इसने ये इंडेक्स किया था, अब हम इसको थोड़ा खोल के देखते हैं कि क्या होता है। लिंक को saranasi.in/ये समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, इसको भी इन लोगों ने मैनिपुलेट करके रखा है, कोई बात नहीं। तो ऐसे जो लिंक्स आप लोगों को मिलते हैं ना, उसके थ्रू आप लोग बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। और देखिए, द एक्सटर्नल WP cron seems to be enabled। इसका कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा लो है, बोल रहा है कि भाई इसको भी थोड़ा चेक कर लो, इसमें भी कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है देखते हैं। लेट्स सी, कुछ तो मिल जाओ। इन लोगों ने पूरे पेज को ब्लैंक करके रखा है ताकि आप कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट ना कर सकें। अब इस पे देखते हैं क्या मिलता है। नहीं, ये क्योंकि लेटेस्ट वर्जन पे चल रहा है वर्डप्रेस के, इसी वजह से मेरे को लग रहा है ऐसा हो रहा है। क्योंकि सिक्योरिटी अपडेट्स इसमें वर्डप्रेस में भी आते रहते हैं कंटिन्यूसली। तो जो पुराने जैसे wp-cron.php, ये पैसिव डिटेक्शन इसीलिए बताया क्योंकि इसको भी पता है कि जो अपडेट्स आते हैं उसमें ये सारे कॉमन चीज़ें जो हैं फिक्स होती रहती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो इसलिए बोल रहा है कि एक बार चेक करके देख लो कि कहीं कोई उस वर्जन में ऐसा कुछ तो बग नहीं है। समझ में आया? समझ में आया सारे लोगों को? और देखिए, जी भैया। अब ये वर्डप्रेस में कौन सा थीम ये लोग यूज़ कर रहे हैं वो भी हमें बता रहा है। डिस्ट्रिक्ट थीम 2 करके एक थीम है, वो लोग उसका यूज़ कर रहे हैं। लेट्स चेक कि कौन सा है। हो सकता है इन लोगों ने ये थीम खुद से डेवलप की हो या फिर गूगल पे अवेलेबल ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट है तो मेरे हिसाब से कोई इन लोगों ने खुद ही डेवलप की होगी। लेकिन फिर भी चेक करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वर्डप्रेस थीम है कि नहीं कोई। देखिए है ना, डिस्ट्रिक्ट वर्डप्रेस थीम। चलिए खोल के देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट वर्डप्रेस थीम दिख रहा है ना सभी को? तो जो इन लोगों ने इस वेबसाइट के लिए जो बेस थीम रखा है वो ये है। इसमें उन लोगों ने चेंजेस किए हैं। देखिए,
अब इस पर्टिकुलर थीम में क्या कोई वल्नरेबिलिटी थी, उसको समझेंगे। अभी आते हैं इस पे। अब देखिए, अब ये भी बता रहा है कि ये जो थीम है वो आपके डेटाबेस में, आपके फाइल मैनेजर में, जो आपका डेटाबेस है उसके फाइल मैनेजर में कौन से फोल्डर में, कौन से सब फोल्डर के अंदर कहाँ लोकेटेड है। ये कैसे पता चला भाई, इतनी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन। लेट्स से कि अगर आपने उसका एक्सेस ले लिया है तो आपके लिए ये कितना आसान होगा उस फोल्डर में नेविगेट करके घुस जाना और वहाँ से फटाक से उस चीज़ को डिलीट कर देना। बहुत ख़तरनाक चीज़ है ये। उसी तरीके से जो आपका पूरा कस्टम CSS होता है, जो आप CSS की वजह से ही उसको पूरा एक समझिए कि स्ट्रक्चर मिलता है जिसके थ्रू वो अच्छा दिखता है थोड़ा सा, तो वो थीम का जो style.css ये है वो भी वहाँ लोकेटेड है। अगर मैं इसको खोलूँगा भी ना तो ये मेरे को रीडायरेक्ट कर देगा उसके होम पेज पे, क्योंकि इन लोगों ने इन सारे URLs को है जो रीडायरेक्ट किया हुआ है। नहीं किया है, पकड़े गए ना। देखिए क्या हुआ? बताते हैं क्या हुआ, इसको भी एक बार ट्राई करते हैं। इतना क्रूशियल इंफॉर्मेशन, लेट्स ट्राई दिस वन ऑल्सो। क्या लिख के आ रहा है? नो डायरेक्ट एक्सेस लिख रहा है ना, नो डायरेक्ट एक्सेस। लेट्स थोड़ा सा इसमें और मॉडिफिकेशंस करते हैं। नो रिजल्ट्स, WP कंटेंट खुल जा भाई। ऐसे डायरेक्टली नहीं खुलेगा आई नो, लेकिन फिर भी बहुत सारी वेबसाइट खुल जाती हैं बहुत आराम से। इसलिए आपका काम है आप ट्राई करिए, टेस्ट करिए, लेकिन हाँ इतना ध्यान रखना है कि पकड़े ना जाओ भाई। पकड़े जाओगे तो बहुत बुरे फंसोगे। देखिए इन्होंने जो थीम जो यूज़ किया ना, डिस्ट्रिक्ट थीम 2, उसमें उन्होंने ये एक्सटर्नल CSS का यूज़ किया है। ठीक है, अब इस CSS में आपको कोई एक्सप्लॉइट ढूंढना है तो वो आप उसके लिए, लेकिन आपको CSS आना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए इन्होंने क्या क्या, जैसे बॉटम है तो बॉटम, सारे पेजेस के बॉटम में कितने पिक्सल्स का मार्जिन रखना है वो यहाँ सेट किया हुआ है। कंटेंट के बीच में मतलब लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम से कितना पैडिंग रखना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। कलर क्या रखना है हावर पे, वो कलर कोड यहाँ लिखा हुआ है। ब्लैक। यस, तो सोर्स कोड आ गया ना भैया। ये क्रूशियल डेटा है। जब आप इसमें ये करेंगे ना, क्या बोलते हैं उसको, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, XSS अटैक, तो उस क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में आप इस पर्टिकुलर कोड को एक ब्लॉक ऑफ कोड में डाल करके सर्वर को ऐसा एहसास दिला सकते हैं, बता सकते हैं कि ये जो कोड जो है वो असल में डिस्ट्रिक्ट थीम 2 का ही है, क्योंकि जब वो मैच करेगा तो वो सारे कोड जो है आपस में मैच कर रहे होंगे, तो उसको लगेगा कि हाँ सही, अच्छा आदमी है। तो ये क्या करेगा, इसको आगे खड़ा कर देगा और पीछे से घुस के चला जाएगा उसके साथ। तो जो हमारा कस्टम स्क्रिप्ट होगा वो इस कस्टम CSS के साथ वो भी रन करेगा, और वो जा करके वहाँ पे हमारे लिए एक बैकडोर क्रिएट करेगा। उस बैकडोर से हम सीधे उसके डेटाबेस में एंट्री ले सकते हैं, उसके एडमिन पैनल तक पहुँच सकते हैं। समझ में आ रहा है? मैं आप लोगों को भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग सिखा रहा हूँ। इतना समझ में आया सभी को? कितने लोगों को आ गया? चिंता मत करिए, अभी और जूसी इन्फॉर्मेशन निकालना सीखेंगे। ओके गुड। अब देखिए, अब ये मेरे को ये भी बता रहा है कि ये प्लगइन्स कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं बैकएंड में। बैकएंड में इन्होंने कौन कौन से सर्विसेज लिए हैं। तो देखिए ये कोई लोकेशन का ये प्लगइन आप ये लोग यूज़ कर रहे हैं, उसका भी लोकेशन दिया हुआ है। कोई शॉर्ट कोड के लिए, शॉर्ट कोड क्या होता है कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई प्लगइन है, तो उस प्लगइन का जो सर्टेन फीचर है, हमने उस प्लगइन में सारे सेटिंग्स कर दिए कि हाँ मेरे को ऐसे ऐसे फीचर्स चाहिए, ऐसे डिस्प्ले करना है। तो अब वो जिस पेज में डिस्प्ले करना है उसके लिए आपको मतलब कि अपना एक डिफ़ॉल्ट शॉर्ट कोड देगा। शॉर्ट कोड मतलब कि उसका स्ट्रक्चर्स कुछ समथिंग ऐसा होता है, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा और ऐसे रहेगा, पेज ID = 1 2 3 ऐसे करके कुछ शॉर्ट कोड होगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट कोड को आप कहीं भी जा कर के किसी भी पेज में पेस्ट करेंगे ना तो उस प्लगइन की पूरी फंक्शनैलिटी एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, तो वो उसलिए वो लोग जो हैं इसका यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर।
एवएस शॉर्ट कोड का, उसके बाद कॉमन यूटिलिटी, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ये जो है ना देखिए, ये अभी तक का एक ऐसा सबसे प्लगइन है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो हमेशा मतलब कि हमेशा कुछ ना कुछ वल्नरेबिलिटी रहेगा ही रहेगा, रहेगा ही रहेगा, हमेशा हमेशा मतलब हमेशा ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ क्या चीज डालते के लिए हैं। प्लगइन यूज होता है भैया? क्या चीज़? प्लगइन क्या चीज में ये वाला यूज होता है, कॉन्टैक्ट फॉर्म से? कॉन्टैक्ट फॉर्म नाम से क्लियर नहीं हो रहा? कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है कॉन्टैक्ट्स फॉर्म बनाने के लिए यूज़ होता है। ओह, एक काम करते हैं, आप लोगों को ना एक बैकएंड दिखाते हैं वर्डप्रेस का, जिससे आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लगे। चलिए इसको हम आप लोगों को नहीं दिखाएंगे अभी, नहीं तो फिर अभी हम मतलब लॉगिन कर लेते तो उसके बाद दिखाते हैं। थोड़ा सा प्रतीक्षा करिए, जो गेट क्लू आपको दिखा रहे थे। वैसे लॉगिन ही है, चलो कोई बात नहीं। देखिए इसमें एक सेक्शन आता है प्लगइन्स का, दिख रहा है? प्लगइन्स दिख रहा है सारे लोगों को? हाँ हेलो भैया, हेलो। हाँ हाँ अब हाँ, प्लगइन्स में दिख हम रहा है। लोग यहाँ इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे जाते हैं, तो जितने भी प्लगइन्स इंस्टॉल्ड है उसकी पूरी लिस्ट आएगी, देखते हैं। अब वो प्लगइन्स जो हैं, आप जो फ्रंट एंड पे ये चीज़ें देख पा रहे हैं, जो भी फंक्शनैलिटी देख पा रहे हैं कि ये ऐसे इसका प्री लोडर आ रहा है एनिमेटेड फॉर्म में, तो ये भी एक प्लगइन का ही फीचर है जिससे वो एनिमेट हो पा रहा है। ठीक है, आप ये स्लाइडर्स देख रहे हैं, ये भी एक प्लगइन की वजह से ही हो पा रहा है। ये आप कार्ड्स देख रहे हैं इसके, ये भी प्लगइन की वजह से ही हो पा रहा है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें इसमें कस्टम कोडिंग से की गई हैं। उसके अलावा ऐसे हम हावर कर रहे हैं, इस पर इफेक्ट आ रहा है, ये सब तो मतलब ऐसे कोडिंग का पार्ट है। लेकिन ये जो पूरा फॉर्मेटिंग है, जैसे मैंने यहाँ पे पूरा इंस्टाग्राम, जो भी उनके इंस्टाग्राम पे पोस्ट होता है, वो सारे पोस्ट जो है फिच होकर के यहाँ दिखते हैं। आप इनके इंस्टाग्राम पोस्ट पर देखिए, जाकर चेक करिएगा पेज पर, तो यही सारे पोस्ट सेम मिलेंगे। तो कोई इसको मैनुअली आकर के यहाँ पे अपलोड नहीं कर रहा, वो ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम से वो सारे डेटा को कलेक्ट कर रहा है और यहाँ डिस्प्ले कर रहा है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे एक प्लगइन यूज़ हो रहा है, वो प्लगइन है वो लाइसेंस किधर गया? ये नेक्स्टेंड सोशल लॉगिन, ये एक ऐसा प्लगइन है जो कि फीचर प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम लोग, आप लोगों को ऐसा बहुत सारा प्लगइन मिलेगा। ठीक है, उसमें कोई सोचने वाला नहीं है, ऐसा बहुत सारा आप लोगों को प्लगइन मिलेगा, आप लोग उसका यूज़ करके ऐसे सर्विसेज को एक्टिवेट कर सकते हैं। मेरा मकसद यहाँ पे ये है बताना है कि प्लगइन्स का काम क्या होता है, यूजेस क्या होते हैं। तो जो भी मैंने बताया कि ऐसे जो भी फीचर्स आप देख पा रहे हैं फ्रंट एंड पे, आप ऑर्डर कर रहे हैं, पेमेंट इंटीग्रेशन हो रहा है, तो देखिए पेमेंट इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे एक फ़ोनपे का प्लगइन होगा। फ़ोनपे किधर गया? फ़ोनपे पेमेंट सॉल्यूशंस दिख रहा है? तो ये फ़ोनपे पेमेंट बढ़िया। सॉल्यूशंस प्लगइन का यूज़ किया है मैंने, जिसके थ्रू मैं सीक्रेट आईडीज़ एक्सचेंज कर रहा हूँ फ़ोनपे पेमेंट गेटवे के बीच और मेरे क्लाइंट्स के बीच। जब वो पेमेंट सक्सेसफुल हो रहा है तो वेरिफिकेशन उसके थ्रू ही आ रहा है, क्योंकि मुझे एक सीक्रेट की मिली हुई है और वो सीक्रेट की ये वेरीफाई करती है कि पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वो फीचर जो इनेबल हो पाया है वो इस पर्टिकुलर प्लगइन की वजह से हो पाया है। तो आई गेस प्लगइन क्या है और कैसे वो यूज होता है वो आप लोगों को क्लियर है। कितने लोगों को समझ में आ गया? चलिए ठीक है, कितने लोग हैं? 11 ही लोग, बाकी लोगों को नहीं समझ में आया? अमन सो गया शायद। अमन नहीं भैया, नहीं समझ में आया। नींद आ रहा है, आवाज़ से लग रहा है। नहीं नहीं, धीरे ही बोल रहे। अच्छा, देखिए इसमें भी इन्होंने लॉगिन के लिए वर्डप्रेस सोशल लॉगिन यूज़ किया है। उसके बाद से इसको यूज़ होने में कितना समय लगा, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं, समझी जा सकती है। ये लोग WP सुपर कैश का यूज़ कर रहे हैं। कैश क्या होता है? किसी को पता है? कैश एक्स्ट्रा मेमोरी, कैश मेमोरी वाला। कैश मेमोरी क्या होती है? एड्रेस स्टोर होता है। यस, जो हम टेम्परली एक्सेस करते हैं कोई वेबसाइट को, फर्स्ट टाइम खोलते हैं तो वो काफ़ी स्लो खुलता है, लेकिन जब अगली बार वही सेम वेबसाइट को खोलते हैं तो काफ़ी
तेज़ी से खुलता है, क्योंकि उस अच्छा। पर्टिकुलर वेबसाइट की कैश मेमोरी आपके लोकल सिस्टम में स्टोर हो चुकी है। तो ये वही काम करता है। लेट्स से कि अगर वेबसाइट में कुछ चेंजेज हुए लेकिन आप में वही पुरानी वाली कैश मेमोरी पड़ी हुई है, तो आप जब पेज खोलेंगे तो आपको वही पुराना वाला इंटरफेस दिखेगा, जबकि वेबसाइट अपडेट हो चुकी है। इसीलिए आप लोगों को कभी कभी अपने ब्राउज़र या फिर हिस्ट्री के कैश मेमोरी या फिर सेटिंग्स को रीसेट करना पड़ता है। आप लोगों में से आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों ने किया होगा इससे। किया है आप सभी ने? कैश और कुकी में क्या है डिफरेंस है? कैश एंड कुकीज़। देखो, जो कैश होता है ना, वो जो मतलब जो कुकीज़ हैं हमारे, वो कुकीज़ कैश मेमोरी में ही स्टोर होती हैं। तो जो कुकीज़ जो हैं वो सब पार्ट है कैश का। समझ में आया? किसका सवाल था? सुकृति। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ देखें। ये देखिए, इनका वर्जन क्या है? 7.1.6। लेकिन उससे पहले हम कॉन्टैक्ट फॉर्म की बात कर रहे थे। हम बोल रहे थे ना, कॉन्टैक्ट फॉर्म जहाँ भी दिखे ना, समझ जाना कि भाई ये वैसा इंसान है, इसको जितना भी ठीक करने का कोशिश करो कहीं ना कहीं से ये लीक होता है। तो इसका वर्जन क्या है? 5.8.7। तो अब हम ये वर्जन के लिए वल्नरेबिलिटी ढूंढना चाहते हैं कि क्या इस पर्टिकुलर वर्जन में कोई वल्नरेबिलिटी है, तो वो ये कैसे चेक प्लगइन का करेंगे? वर्जन है। यस, ये प्लगइन का वर्जन है। अब बताइए, अब सोचिए कि ये इस सारे प्लगइन्स का वर्जन भी बता दे रहा है, ये आखिरी कब अपडेट हुआ था वो भी बता रहा है हमें। 5 फरवरी 2024 को ये आखिरी बार अपडेट हुआ था इनकी वेबसाइट पे। और ये भी बता रहा है कि कौन सा वेबसाइट कौन सा Outdated। प्लगइन इनके वेबसाइट पे आउटडेटेड है, उनको अपडेट करने की ज़रूरत है। वो है JS कंपोजर, क्योंकि ये कस्टम कोड के लिए जावास्क्रिप्ट के जो भी कस्टम कोड्स हैं उसको डालने के लिए इस पर्टिकुलर प्लगइन का यूज़ कर रहे हैं। तो सोचो भाई, कितने सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहे हैं। ये जो 5.8.7 है, क्या एक बार हम लोग अब वनरेबिलिटीज़ कैसे हम चेक करें कि वहाँ पे है कि नहीं, उसके लिए अब शुरू करें। हाँ भैया। ओके। हाँ भैया। तो उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो होता है, भाई गूगल सब जगह है, सब जगह गूगल घुसा हुआ है। आप लोगों को पता नहीं है वो कैसे कैसे प्लेटफॉर्म्स बना करके रखा है। तो वहाँ पे जो हम यूज़ करने जा रहे हैं वो है GHDB, गूगल हैकिंग डेटाबेस। गूगल हैकिंग डेटाबेस, इसका डेटाबेस बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा। वो ऐसे चीज़ों को स्टोर करता है जो कि हालांकि जो मतलब वनरेबिलिटीज़ जो भी लिस्ट होते हैं, जो भी हैकर्स किसी भी वेबसाइट में इन्वेड करते हैं, जब उसको जा कर के एक्सप्लॉयट करते हैं, तो वो किस तरीके से हुआ वो उसका पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं, या फिर थोड़े बहुत उसके इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हाँ ये इस कारण से हुआ। तो वहाँ जा कर के वो लोग जो है इसको यहाँ आकर अपलोड करते हैं। तो आप लोग अगर इसका यूज़ करना सीख जाए ना, देखिए अभी हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन समझ जाइए, अगर आप लोग इसका यूज़ करना सीख जाएँ, आप इसके हैकिंग डेटाबेस को एक्सप्लोर करना थोड़ा समझ जाएं कि हाँ इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उसका यूज़ आपको कैसे करना है वो आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, आप लोग उसका यूज़ करके बहुत ही ज़्यादा जूसी डेटा निकाल सकते हैं, वो हम नहीं बताएंगे। लेकिन इतना समझ लीजिए, ये गोल्ड माइन है, बहुत बड़ा गोल्ड माइन है गूगल हैकिंग डेटाबेस। लेकिन फ़िलहाल जिस काम के लिए आए हैं वो काम करते हैं पहले। समझदार लोगों के लिए इसमें जो सारा अपलोड काफ़ी है। करता है भैया, उनको भी तो ट्रेस कर लिया जाता होगा। नहीं इन पे भाई, जो अपलोड ये करता है। उसी लिए ही बनाया गया है। ये कम्युनिटी है एक तरीके से, समझो, जहाँ पे लोग एक दूसरे के वर्क्स को, पेपर्स को, देखो यहाँ पेपर भी है, यहाँ पे रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं लोग, हैकिंग डेटाबेसेस भी है। लेकिन वो इसलिए होता है ताकि वो नॉलेज जो है पब्लिकली एक आ सके, लोग उसके बारे में जान सके। वो बग है तो बहुत सारी वेबसाइट्स उससे अवेयर हो सके। जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे होते हैं, वो यहाँ से वो सारे वनरेबिलिटीज़ को ढूंढते रहते हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा हमारे यहाँ ऐसा प्लगइन यूज़ हो रहा है, तो उसमें तो कोई वनरेबिलिटीज़ ऐसा नहीं आया है, तो फटाफट से उसको अपडेट करें, या फिर कुछ तरीका ढूंढें जिससे कि उसको प्रिवेंट किया जा सके, अगर कोई हमारे वेबसाइट से पहले भी अटैक हो चुके हैं तो। समझ में आ रहा है? हाँ। तो चलिए एक बार हम कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए देखते हैं। आप लोगों को ना सिर्फ सर्च करना है। देखो भाई, हम वो सारी चीज़ें बता रहे हैं जो कि ये है, लेकिन एफर्ट अगर आप लोग सच में लगाएंगे ना, बहुत ख़तरनाक आउटपुट मिलेगा। देखिए अभी
इस पे आखिरी जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के लिए है, ये आखिरी वनरेबिलिटी रिपोर्ट हुई थी 8 फरवरी 2022 को, जिसमें क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो है वो हमारा अटैक पॉसिबल हो पा रहा था इस प्लगइन में जो बग था उसकी वजह से। अब क्या था वो पढ़ते हैं थोड़ा सा, तो हम इसको खोल लेते हैं एक बार। तो ये एक्सप्लॉयट है 50719। हर एक्सप्लॉयट को उसका पर्टिकुलर आईडी असाइन होता है। देखिए, तो एक्सप्लॉयट टाइटल है, ये किसने एक्सप्लॉयट किया था उसका नाम भी होता है यहाँ पे, मिलिंद करनी है, ठीक है। और वर्जन 1.2 था, विंडोज़ 11 से उसने टेस्ट किया था। ये CVE क्या होता है, इस पर थोड़ा बात करते हैं। मान लीजिए कि कुछ ऐसा बग आपने ढूंढा जो पहले कभी पता ही नहीं किया गया हो कि हाँ उस टाइप का बग एग्जिस्ट करता है, ठीक है। या फिर कुछ आपने ऐसा ढूंढा जो कि मार्केट में था लेकिन आप लोगों को किसी को पता ही नहीं था, तो उस केस में आपको CVE ID असाइन करता है गूगल, जो कि साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में, एथिकल हैकिंग वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड माना जाता है। अगर आपके पास CVE ID खुद की है, इसका मतलब ये कि आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट, बहुत ज़्यादा कैपेबल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। तो जो भी बहुत बड़े बड़े साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं उन सबके पास मल्टीपल CVEs होते हैं भाई, ठीक है। तो गूगल जो है उनको ये असाइन करता है। देखिए, इसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, POC बोलते हैं। तो ये POC रिपोर्ट जो होता है ना, वो कंपनी को, जो कंपनी मतलब कॉन्टैक्ट फॉर्म है, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म जो कंपनी उस प्लगइन को ऑपरेट करती है उनको POC भेजा जाता है, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, कि किस तरीके से आपने उसमें वो वनरेबिलिटीज़ निकाली, क्या तरीका रहा, आपने कैसे, आप कहाँ उस पर्टिकुलर वनरेबिलिटी तक कैसे पहुँचे, उसका स्क्रीनशॉट, पूरा एकदम डिटेल डॉक्यूमेंटेशन वो कंपनी को भेजा जाता है। हालांकि उसने यहाँ पर वो चीज़ें पब्लिक नहीं की है, क्योंकि इसने वो वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट करके पैसे रख लिए होंगे, जिसमें उसने एक NDA साइन किया होगा। NDA होता है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। NDA पता है किसी को NDA क्या होता है? NDA होता है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, मतलब ये कि आप जो भी काम कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे मान लीजिए कि आपने वो वल्नरेबिलिटी निकाल के उस कंपनी को दे दी, तो अब आपका एक बॉन्ड हो गया उस कंपनी के साथ कि अब आप इसका मिसयूज़ नहीं करेंगे, आप अब इसके बारे में किसी को पब्लिकली नहीं बताएंगे, ठीक है, कि कोई और इसका मिसयूज़ कर सके। तो वो एक बॉन्ड साइन हुआ एक तरीके से, NDA नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, समझ में आया? अगर आप कहीं इंटर्नशिप भी करने जाएंगे ना तो NDA साइन होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि आप यस हाँ, वो भी होता है, कंपनीज में भी NDA साइन होते हैं कि आप कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अगर कंपनी कुछ प्रोडक्ट पे काम कर रही है तो आप उसके डेटा को लीक ना करें बाहर, इसलिए NDA साइन होता है। तो यहाँ से आप वो सारी इन्फॉर्मेशंस को निकाल सकते हैं। मैंने गूगल हैकिंग डेटाबेस के बारे में आप लोगों को बता दिया। अब आप इस पर्टिकुलर टूल का यूज़ करके उसके बारे में जान सकते हैं। अब JS कंपोजर करके भी एक प्लगइन है, लेट्स चेक इसके बारे में भी कि कुछ है क्या अवेलेबल। ऐसे तो हम बहुत सारी चीज़ें ढूंढ सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप कितना एफर्ट डालते हैं, इसलिए समय चाहिए। देखिए, JS कंपोजर नाम के प्लगइन में अभी कोई भी वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट नहीं किया गया है। वो इसलिए क्योंकि या तो इन लोगों ने इसको खुद डेवलप किया होगा या फिर पब्लिकली इसको अवेलेबल नहीं किया है किसी के लिए। इन्होंने खुद बनाया है, खुद यूज कर रहे हैं। कुछ ऐसा देखते हैं जो कि पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, जैसे वर्डप्रेस सोशल लॉगिन है, ये WP सुपर कैश, ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत जगह यूज होता है। लेट्स चेक फॉर दिस वन। WP सुपर कैश नहीं है, इसका भी नहीं है, ठीक है। अपड्राफ्ट 2020 का, चलो ठीक है, कोई बात नहीं भाई। आप लोगों को बताते बताते हुए मेरे को बहुत सारा चीज़ ऐसा दिखता है कि बहुत दो चार चीज़ें मेरे को ऐसी दिख रही हैं जिसका यूज़ करके हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, और वो भी रिसेंट वल्नरेबिलिटीज़ हैं। हालांकि आप लोगों को उसका यूज़ करना नहीं आएगा। अरे भाई, अच्छा, वो सेशन के बाद ट्राई करेंगे।
चलिए, आप लोगों को इतना समझ में आया कि इसका क्या यूज़ है। हमने क्या कौन से टूल का यूज़ किया, WP स्कैन का यूज़ किया। फिर WP स्कैन के बाद GHDB गूगल हैकिंग डेटाबेस में उस पर्टिकुलर प्लगइन के लिए कोई एक्सप्लॉयट है क्या, उसको ढूंढने का ट्राई किया। ठीक है, इतना समझ में आया सारे लोगों को? कितने लोगों को आ गया बताइए? 10 बज गया। अच्छा, एक और छोटी सी चीज़ बता दें या फिर अब सेशन को ख़त्म किया जाए? बता दे अभी। मान हाँ भैया। अभी 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 किसका आवाज़ था ये? नारायण का। क्या? अच्छा, नारायण जी को लग रहा है आदित्य को कि बड़ा परेशान कर रहा है बहुत दिन से। अब बस 2 उसका दिन, आँख बस उसका 2 आँख दिन भी में, खराब हो रहा है भैया। अच्छा बस 2 से 3 दिन में आप लोगों को छुटकारा मिल जाएगा, ऐसे डोंट वरी। नहीं ऐसा बात नहीं बेटा, वही तो नहीं कल चाहिए। जल्दी चला गया था क्लास, क्लास छोड़ के पहले ही चला गया, तो आज पढ़ने का मन कर रहा है। अच्छा, भाई मेरे को ये देखना पड़ेगा। ये आप लोगों को चलिए ये दे दिए हैं हम, लेकिन इसमें बहुत सारे वनरेबिलिटीज़ हैं। आप लोग को ये घर पे टेलर वाला जो दिया है ना, आप लोग इसको टेस्ट करके चेक करिएगा कि आप लोग इसमें से क्या इन्फॉर्मेशन निकाल पा रहे हैं। और उसको ना आप लोग मेरे को बताइएगा, ठीक है, कि आप लोग उसमें से क्या क्या निकाल पाएँ। और आप लोगों को क्या ऐसी चीज़ें मिली जो कि थोड़ी सी जूसी हो सकती थी। टेलर वाला भैया? एरर नहीं, मैंने आपको सब रीड करना भी बताया ना, कि जैसे प्लगइन्स हैं, प्लगइन आइडेंटिफाइड, तो ये बुकली नहीं रेस्पॉन्सिव नहीं, कौन अपॉइंटमेंट। सा वाला वेबसाइट वो पूछ रहा था वो? घर पे टेलर, घर पे टेलर। हाँ हाँ, वही वही। हम्म तो आप लोगों को ये सब पढ़ना तो आ गया ना अब, कि हाँ भाई ये प्लगइन है, ये यहाँ पे लोकेटेड है, ये लास्ट अपडेट हुआ था। लेकिन अभी जो है ये जो वेबसाइट पे जो चल रहा है उसका वर्जन ये है, लेकिन आउट ऑफ डेट है, मतलब कि अपडेटेड नहीं है। समझ में आया? हम्म हाँ जी। ओके, कोई बात नहीं। मेरे को क्योंकि अब भाई पैसा दे नहीं रहा है तो हम काहे को मेंटेन करें इसका फालतू का। एक बार बनवा के छोड़ दिया है, इसलिए मेंटेनेंस कंपनी जो है वो मेंटेनेंस कॉस्ट चार्ज करती हैं इन्हीं सारी चीज़ों के लिए, कि कंटिन्यूसली उनका सिस्टम, उनका वेबसाइट कितना अपडेट होता चार्ज रहे। करती है भाई एवरेज में? हम्म एवरेज कितना चार्ज करती है जैसे मेंटेनेंस के लिए? साइट के साइज पे डिपेंड करता है क्या चीज? वो जनरली फीचर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन जो जनरली स्टैटिक वेबसाइट होती हैं उनका मेंटेनेंस चार्जेस पर ईयर का होता है लगभग। अगर छोटी मोटी वेबसाइट है, छोटा मोटा बिजनेस है, बिजनेस नहीं मतलब पर्सनल समझ लो कि स्टैटिक वेबसाइट है, बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं है उस पर, तो ऑन एन एवरेज होस्टिंग वगैरह इंक्लूड करके और डोमेन वगैरह चार्जेस इंक्लूड करके 5,500-8,000 के बीच में पर ईयर चार्ज करती हैं। लेकिन जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होते हैं जिसपे या फिर जो थोड़े से ज़्यादा फीचर्स के साथ बने हैं, उन सभी वेबसाइट्स का मतलब डेवलपमेंट कॉस्ट डेफिनेटली ज़्यादा होता है, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट पर मंथ 3,000, 4,000, 5,000 होता है। और जो बहुत बड़े होते हैं वेबसाइट्स जिसमें मतलब डेडिकेटेड एक आदमी 2 आदमी बिठाना पड़ता है, उस केस में आराम से 10-15 हज़ार रुपये महीने सिर्फ मेंटेनेंस का। और करना क्या होता है, कुछ नहीं, बैठ के देखना होता है कि अच्छा ऐसा कहीं गड़बड़ तो नहीं है, बस हो गया, उसमें ही 10-15 हज़ार। ऐसा ही पैसा। पैसा ही पैसा है। लोग बोलते हैं कि बेरोज़गारी है, कहाँ बेरोज़गारी ठंडा। है, पहले कुछ सीखो तो, करो तो। ना करेंगे और बोलेंगे बड़ी बड़ी बात है कि हाँ नौकरी नहीं है। नौकरी लेने के लिए वैसा अकल भी होना चाहिए, बुद्धि भी होना चाहिए। चलिए, तो अभी ये आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं डाउट है इसमें कुछ, मतलब कि आप लोग ये एरर्स देख रहे हैं, कहीं इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग पूछ सकते हैं, बताइए। कुछ मन में क्वेश्चन है? भाई एक हाँ बार समराइज कर दीजिए ना। चलो ठीक है, एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, WP स्कैन -- लिखते हैं, WP स्कैन -- फिर उसके बाद वेबसाइट का लिंक, ठीक है।
WP स्कैन मतलब सबसे पहले टर्मिनल खोल लिया, टर्मिनल खोलने के बाद WP स्कैन स्पेस डैश डैश URL, फिर हमारा जो होस्ट नेम है, होस्ट नेम मतलब कि वेबसाइट का नेम, वो डालेंगे। फिर थोड़ा समय वेट करेंगे तो हमारे पास ये पूरा इसका उस डोमेन का IP भी मिल जाएगा हमें, ठीक है। उसके बाद आपको इसका पूरा लिस्ट भी मिल जाएगा कि हाँ वो सब चलना शुरू हो जाएगा। आपको ये भी देख सकते हैं कि इसमें PHP का कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है, देख रहे हैं, और ये कौन से प्लेटफॉर्म पे देखिए हम अभी सब आपको पढ़ के नहीं बताएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये कौन से होस्टिंग प्रोवाइडर पे होस्टेड है वो भी दिख रहा है आपको, होस्टिंगर पे है वो भी दिख रहा है आपको, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो उसका यूजेज हम नहीं बताएंगे, वो आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। आप पढ़िए, गूगल करिए, आपको सबका मतलब समझ में आएगा, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। उसके बाद जहाँ एग्रेसिव डिटेक्शन दिखे, मतलब कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये वाला टारगेट हिट हो मतलब कि क्या, कि ये वाला जो लिंक ऊपर मिल रहा है वो काम करे, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, मतलब 80 to 90% पॉसिबिलिटी है। तो एक बार खोल के दिखा देते हैं कि क्या इस पर कुछ मिलता है कि नहीं। वेट, खुल जा, खुल जा। भैया ये WP स्कैन सिर्फ वर्डप्रेस के लिए नहीं है ना, बाकी सब के लिए भी है? ये सिर्फ वर्डप्रेस के लिए? नहीं, WP स्कैन सिर्फ वर्डप्रेस के लिए है। देखिए इसने पूरा का पूरा रीडमी दे दिया, मतलब कि इस वेबसाइट को इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स यूज़ हुए थे, मतलब कि एक तरीके से आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन मिला है वर्डप्रेस का। उसके बाद हमें ये भी मिला है, ये भी एग्रेसिव डिटेक्शन है भाई, ये debug.log देख रहे हैं, लॉग। आप लोग आगे बढ़िएगा भाई, तब फ्रेंड्स आप इसका इम्पोर्टेंस समझिएगा, ये कितने क्रूशियल डेटा हैं। ये लॉग देखिए, फुटप्रिंट्स होता है ना बेसिकली। हाँ आप जो भी हर एक चेंजेस कर रहे हैं वेबसाइट में, वेबसाइट आपकी वेबसाइट में कोई एक्टिविटी ना। प्रॉब्लम आ गया तो आपने कैसे उसको डिबग किया, और ऐसे ही आपका डेटा जो है डार्क वेब पे लीक होता है। आपका ऐसे ही लॉग जनरेट होता है, और वो लॉग जो है विद टाइम विद डेट आपके सिस्टम से चोरी होकर के जाता है हैकर्स के पास, और वो डार्क वेब पे सेल में होता है। और वैसे ही आपका ईमेल का ID पासवर्ड लीक हो जाता है, कि कोई आप सर्विस यूज़ कर रहे हैं वो लीक होता है। ये देखिए इसमें डेट दिख रहा है 29 दिसंबर 2022 9:44 UTC का मतलब होता है ग्लोबल टाइम जोन है। ये ग्लोबल टाइम जोन के अकॉर्डिंग 9:44 पे 29 दिसंबर 2022 को आपके वेबसाइट में ये एरर आया था, और ये एरर किस कारण से आया था वो भी लिखा हुआ है। अब अगर आप उसका एक्सप्लॉइट ढूंढ पाएँ, और सेम अगर वो किसी कारण से फिक्स नहीं हो पाया है, और सेम उसी प्रोसीजर का आप लोग यूज़ करके अगर टारगेट को हिट करना चाहें तो बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। मैं आप ये सब जो चीज़ें हैं आई गेस आप लोग इसको नोट कर रहे होंगे। बाद में ये चीज़ें आपको गूगल पे भी नहीं मिलेंगी, किसी बुक में भी नहीं मिलेंगी, सब मिलेगा जो थियरी ही मिलेगा। ये सब चीज़ें नहीं मिलने वाली, मैं फिर से बोल रहा हूँ। हालांकि इसमें अब कुछ वैसा नहीं है, मैंने सारे चीज़ों को फिक्स कर दिया है, पुराने डेटा है 2023। हाँ ये वेबसाइट मैंने बनाया था कब भाई, पिछले साल का ही है शायद ये, एक सेकेंड, ना 2022 का है। 2022 में इस पे काम कब शुरू हुआ था वो भी आपको यहाँ दिख रहा है, 29 दिसंबर 2022, देख रहे हैं। हालांकि और भी बातें करेंगे, मेरे को और कुछ भी चीज़ें बतानी थी, लेकिन आप लोगों को इसमें ही इंटरेस्ट आने लगा। मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें दिख गई जो सोचे बता दें, इसलिए बता दिए। अभी और चीज़ें जो हम लोग कल सीखेंगे, बट अभी के लिए आप लोगों के ऊपर अटेंडेंस छोड़ते का हैं। लिंक दे दिए क्या भैया? ना दे रहे हैं, बस थोड़ी देर में दे रहे हैं। तो ये आप लोग जो है एक बार खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। ये एलिमेंटोर वेबसाइट जो है बिल्डर होता है। क्या बिल्डर करता है, मतलब पेज बिल्डर होता है, पेज बिल्ड करता है आपके लिए, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर होता है। वो क्या होगा, आप लोग अगर वर्डप्रेस भी सीखना चाहें तो वो भी हम बहुत अच्छे से सिखा देंगे, लेकिन हाँ सामने से भी रिस्पॉन्स आएगा तब। सामने से अगर आप लोग सीखने के लिए रेडी हैं, हम भाई सब सिखाने को तैयार हैं। अच्छा, ड्रैग एंड ड्रॉप करके एलिमेंट्स को। यस हाँ, एलिमेंट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके, मतलब हर जगह आपको उतना समय बचे, आपका हर एक चीज़ को कस्टम डेवलपमेंट करके कोड ना लिखना पड़े,
इसलिए ड्रैग एंड ड्रॉप करो। वैसे कंटेनर ड्रैग कर लिया, वो कुछ हमारा स्लाइडर्स है तो स्लाइडर्स के लिए स्लाइड्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो वो वहाँ फिट हो जाता है। चलिए, तो आप इस आउटपुट को सेव भी कर सकते हैं। तो अब हम ये नहीं बता रहे हैं कि आप कैसे सेव कर सकते हैं। हिस्ट्री हैज ए हिस्ट्री, इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं। आप बस गूगल करिएगा हाउ टू सेव एंड स्टोर WPS स्कैन्ड डेटा इनटू काली लिनक्स, तो आपको वो एक कमांड मिलेगा। उस कमांड का यूज़ करके आपको वो कमांड इधर लिखना होगा, मतलब एक तरीके से फाइल पाथ डिफाइन करना होगा, और वो वहाँ स्टोर हो जाएगा। ये आप लोगों का टास्क है, एक्सप्लोर वहाँ करिए। पर सारा फाइंडिंग्स स्टोर हो जाएगा। यस, ये जितने भी डेटा है ना आपको, क्योंकि ये तो बंद करेंगे टर्मिनल तो चला जाएगा, लेकिन आपके पास वो बाद में रिकॉर्ड रहे। अब बाद में हो सकता है अब इसको बंद करके चले जाएं, फिर आपको बाद भी काम आ गया, तो ये सब जो है ना वो स्टोर्ड हो जाएगा वैसे उस तरीके से, ताकि बाद में भी आप उसको गो थ्रू कर सकें। अच्छा भैया, वो जो बताए थे CSS के थ्रू बैकडोर, वो कैसे मतलब होता है, समझ नहीं आया। देखो, जनरली क्या होता है वो, हालांकि स्टेगनोग्राफी के बारे में पता है किसी को? नहीं पता होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, जनरली यहाँ पे जो हम है ना स्टेगनोग्राफी पे भी हम आएंगे। उसमें क्या होता है कि एक इमेज के अंदर हम लोग को सीक्रेट डेटा कोड करके भेजते हैं कहीं, वो भी सीख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो हम अभी यहाँ CSS पे थे। तो हाँ, ये आप बताएं। हाँ, CSS पे पहले आ जाते हैं। तो CSS क्या होता है, जैसे हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, CSS में भी हम लोग स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, HTML में भी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, पाइथन में तो बहुत पावरफुल लिख सकते हैं, PHP में भी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। और वो स्क्रिप्ट का यूज़ करके हम लोग साइट में अपने कस्टम स्क्रिप्ट्स को रन करके सर्वर को गलत रिक्वेस्ट भेज करके उसके बैकएंड का डेटाबेस का एक्सेस ले सकते हैं। तो जो हमारे पास CSS का कोड आया था, उस CSS के कोड्स में हम अपने कस्टम CSS के कोड्स डाल करके ऐड करके जो हमारे स्क्रिप्ट का पार्ट होगा वो भेज सकते हैं, जो कि जब सर्वर के पास वो जब जाएगा तो सबसे पहले उसमें जो एग्जिस्टिंग CSS कोड्स होंगे वो उसको वेरीफाई करेगा, देखेगा कि हाँ ये है, तो उसको ऑथेंटिक लगेगा, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो वो हमारा जो बैकएंड में हमने जो अटैच करके उसी फाइल में भेजा है स्क्रिप्टिंग वाला कोड, जो कि हमारा CSS पे ही बेस्ड है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो कि हमारे लिए एक बैकडोर बना करके देगा, ताकि हम वहाँ से घुस करके एक्सेस ले सके डोमेन्स का, उसके सर्वर्स का, उसके बैकएंड डेटाबेस का। समझ में आया सुकृति? सुकृति, हाँ। ओके। अभी कालिनक्स बंद करते हैं। एक छोटा सा, आज बता दे कि कल बता दे, छोटा सा, ये बस 2 मिनट 5 मिनट का है। बताइए भैया। बताइए भैया, बाकी लोग वेट कर रहे हैं कि अटेंडेंस, चलो पहले फॉर्म दे देते हैं। तब तक के लिए तब तक एक गाना चला दे।